पहाड़ पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव को चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों ने घेर रखा था। गांव की आबादी बहुत कम थी। ये गांव एक दूर दराज इलाके में था। उस तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी सड़क थी। खास बात यह थी कि उस गांव में और आसपास की सारी जमीन बंजर थी। खेत और सब्जा बहुत कम था। दूर दूर तक कोई दरख्त और फसलें बहुत कम नजर आती थी। पूरे गांव में पीपल का एक ही बड़ा सा दरख्त था और उसका साया बहुत घना और ठंडा था। गर्मी के दिनों में उस साए में बैठने का बहुत लुत्फ आता था। लेकिन गांव का कोई भी शख्स उस दरख्त या उसके साए के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी वजह ये थी कि पीपल का ये पेड़ एक लालची बनिए के घर की दीवार के साथ उगा हुआ था। वो इस दरख्त को अपनी मलकियत समझता था और किसी को उसके साए में बैठने की इजाजत नहीं देता था। गांव का धोबी हफ्ते में एक दिन बनिए के घर से गंदे कपड़े इकट्ठे करके ले जाता और उन्हें धो सुखाकर चंद दिन बाद वापस ले जाता। उसके बदले बनिया उसको थोड़ी सी रकम बतौर उजरत अदा कर दिया करता था। एक दिन धोबी ने बनिए के घर से कपड़े इकट्ठे करके अपने गद्दे पर लादे और वापस चल पड़ा। ये दोपहर का वक्त था। सूरज सवा रेजे पर चमक रहा था। गर्मी से इंसान तो क्या, जानवर भी परेशान नजर आ रहे थे। सबका बुरा हाल था। धोबी जब बनिए के घर से बाहर निकला तो उसने पीपल के दरख्त का दूर तक फैला हुआ ठंडा और घना साया देखा। शदीद गर्मी के उस मौसम में ये ठंडी जगह देखकर धोबी का दिल मचल उठा। उसने सोचा कि मैं इस दरख्त के नीचे चंद लम्हे आराम कर लूं तो मजा ही आ जाए। ये सोचकर उसने अपनी चादर जमीन पर दरख्त के नीचे साए में फैलाई और उस पर पांव पसार कर लेट गया। ठंडी ठंडी हवा और साए में जल्द ही उसको नींद आ गई और वो खर्राटे लेने लगा। ऐन उसी वक्त बनिया किसी काम से घर से बाहर आया तो धोबी को यूं बेतकल्लुफी से पीपल के साए में सोती देखकर उसका पारा चढ़ गया। उसने लात मारकर उसे बेदार कर दिया और चीख कर पूछने लगा, तुम्हें इस जगह सोने की इजाजत किसने दी है? धोबी बेचारा हड़बड़ा कर उठ बैठा। बेचारा शर्मिंदा सा हो गया और सर झुकाकर कहने लगा, जनाब मुझे माफ कर दें, मैं काफी थका हुआ था। गर्मी भी बहुत है। पीपल का ठंडा साया देखकर मैं रह न सका। चंद लम्हे के लिए बैठा तो आंख लग गई। यह सुनकर बनी को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो चीखने लगा, यह जमीन तुम्हारी नहीं है। सारा गांव जानता है कि यह दरख्त मेरा है। मैं इसके नीचे किसी को भी ठहरने और रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। धोबी ने कहा, जनाब मैं आपके कपड़े बरसों से धो रहा हूं। मेरा बाप भी आपके घर की खिदमत करता था। अगर मैंने 2 घड़ी आपके दरख्त के साए में आराम कर लिया तो इसमें आपका क्या नुकसान हुआ? अपने काम के बदले मुझे इतना हक तो मिलना चाहिए। धोबी मिनमिनाया। ये सुनकर बनिया मजीद अकड़ गया और कहने लगा, अगर तुम हमारी कपड़े धोते हो तो उसके बदले में उजरत भी लेते हो। मुफ्त में ये काम नहीं करते। तुम्हें एक घड़ी भी इस दरख्त के साए में आराम करने का हक नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। बनिए की यह बात सुनकर धोबी हैरत से पूछने लगा, क्या तुम इस दरख्त के साए की भी कीमत मांगते हो? बनिया मुस्कुराता बोला, बिल्कुल ठीक समझे। उसे रकम कमाने का एक नया तरीका सोच गया था। धोबी ने पूछा, क्या कीमत है इस साए की? बनिया बोला, अगर तुम दरख्त का ये साया खरीदना चाहते हो तो तुम्हें सोने के 1000 सिक्के मुझे अदा करना होंगे। 1 पाई भी कम नहीं। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर धोबी हैरत के मारे उछल पड़ा। एक लम्हे के लिए उसने सोचा, फिर कहने लगा, ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। मैं तुम्हें साए के बदले में ज्यादा से ज्यादा सोने के 200 सिक्के अदा कर सकता हूं। थोड़ी देर दोनों में बहस होती रही। बनिया उस बेवकूफ धोबी से ज्यादा रकम खींचने के चक्कर में था और धोबी उस दरख्त के ठंडे साए के बदले में बड़ी को ज्यादा रकम देने के लिए तैयार न था। काफी बहस मुबाहिसे के बाद बिल आखिर धोबी उस पीपल के दरख्त के साए के बदले सोने के 500 सिक्के अदा करने को तैयार हो गया। बनिया ने भी उसकी ये पेशकश कबूल कर ली। वो खुश था कि मुफ्त में इतनी बड़ी रकम हाथ आ रही है। ये भी तय हुआ कि कल गांव के सरपंच को गवाह बनाकर एक मायदा तहरीर किया जाएगा। धोबी पीपल के दरख्त के उस साया की कीमत बनिए को नकद अदा करेगा और दोनों इस मायदे पर दस्तखत करेंगे। उसके बाद पीपल के दरख्त का ये साया धोबी की मलकियत बन जाएगा। सारे मामला तय हो जाने के बाद धोबी सोच विचार में लौरक अपने घर वापस आ गया। दूसरी तरफ बनिया बहुत खुश था कि उसने धोबी को बेवकूफ बनाकर
ایک موٹی رقم نکلی ہے۔ یہ رقم تو اسے مفت میں ہی مل رہی تھی۔ آخر درخت کے سائے کی قیمت ہی کیا ہوتی ہے؟ سایہ بھی وہ جس کے نیچے وہ خود اور نہ اس کے بیوی بچے آج تک بیٹھے تھے۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ اس رقم سے وہ ایک کھیت خرید لے گا۔ بنی نے اپنی دانست میں تو دھوبی کو دھوکہ دے لیا تھا، مگر دھوبی بھی اتنا بیوقوف نہیں تھا جتنا اس نے سمجھا تھا۔ دھوبی نے بھی بدلہ لینے کے لیے اپنے دماغ میں ایک منصوبہ سوچ لیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے گدھے کو اس کی جگہ پر باندھا، اس پر لدے کپڑے اتار کر ایک طرف رکھے اور پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا، سنو، مجھے اپنے سونے کے زیورات دے دو، میں انہیں گروی رکھ کر سونال سے رقم لینا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی یہ بات سن کر دنگ رہ گئی اور پوچھنے لگی، اتنی رقم کی ایک دم کیا ضرورت آن پڑی؟ دھوبی نے کہا، میں بنی کے گھر کے باہر اگے پیپل کے درخت کا سایہ خریدنا چاہتا ہوں، میں اس گرمی میں اس کے نیچے آرام کیا کروں گا، دھوبی بتانے لگا۔ دھوبی کی بات سن کر اس کی بیوی کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید اس کے شوہر کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کیا کبھی کسی نے درخت کا سایہ بھی خریدا ہے؟ کیا سایہ بھی کوئی جائیداد ہوتی ہے؟ وہ دھوبی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ بے وقوفی مت کرو، اس طرح تم ان زیورات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، کیونکہ دوبارہ تم سے کوئی بھی یہ سایہ نہیں خریدے گا اور تمہاری رقم بھی تمہیں واپس نہیں ملے گی۔ لیکن دھوبی اپنے فیصلے میں اٹل تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی کوئی بھی بات سننے سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ بیوی پھر کہنے لگی، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ زیورات بیچ کر تم کوئی کھیت خریدو، اس پر فصل کاشت کرو، جسے بیچ کر تم زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہو اور امیر بن سکتے ہو۔ دھوبی کہنے لگا، دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ میں دھوبی ہوں، مجھے صرف یہی کام آتا ہے، میں راتوں رات کسان نہیں بن سکتا۔ کھیت میں ہل چلانا، بیج بونا اور فصل بیچنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں 10 سال بھی کھیت پر محنت کر کے اتنی رقم نہیں کما سکتا جتنی اس سائے سے 6 ماہ میں کما لوں گا، اور اس کے بعد تمہاری زیورات بھی تمہیں واپس مل جائیں گے۔ دھوبی کی بیوی سمجھ گئی کہ اس کا شوہر اپنا ارادہ بدلنے والا نہیں، اس لیے اس نے مزید بحث نہیں کی اور چپ چاپ اپنے زیورات والی پوکلی لا کر شوہر کے حوالے کر دی۔ دھوبی گاؤں کے سونال کے پاس پہنچا اور یہ زیورات اس کے پاس گروی رکھ کر سونے کے 500 سکے ادھار لے لیے۔ دوسرے دن مقررہ وقت پر وہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی لے کر معاہدے پر دستخط کرنے سرپنچ کے پاس پہنچ گیا۔ بنیا پہلی وہاں پر موجود تھا۔ گاؤں کی اور بھی بہت سے لوگ وہاں موجود تھے۔ وہ اس عجیب و غریب سودے پر حیران تھے۔ گاؤں میں ہر طرف یہ بات پھیل چکی تھی کہ دھوبی نے پیپل کے درخت کا سایہ بنیے سے خرید لیا ہے۔ بنی نے معاہدہ پہلے ہی تحریر کر رکھا تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ بنیا اپنے پیپل کا سایہ سونے کے 500 سکوں کے عوض دھوبی کو فروخت کرتا ہے۔ دونوں میں سے جو بھی فریق اس معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، وہ دوسرے فریق کو سونے کے 1000 سکے جرمانے کے طور پر ادا کرے گا۔ اس معاہدے پر بنیا نے دستخط کر دیے، لیکن دھوبی چونکہ ان پڑھ تھا، اس لیے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نشان لگایا۔ سرپنچ نے گواہ کے طور پر دستخط کیے۔ وہاں موجود سارے لوگ اس معاہدے کے گواہ بنے اور دھوبی نے سائے کی قیمت بنیا کے حوالے کر دی۔ وہاں موجود ہر شخص یہ سوچ رہا تھا کہ بنیا بہت چالاک ہے، اس نے بیچارے سادہ لوگ دھوبی کو لوٹ لیا ہے، کیونکہ آج تک کسی نے سنا نہ دیکھا کہ ایک درخت کا سایہ بھی فروخت ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے دھوبی کا یہ معمول بن گیا کہ وہ دوپہر سے لے کر شام تک اس درخت کے سائے تلے چارپائی بچھا کر سویا رہتا۔ وہ گدھے کی رسی بھی اپنی چارپائی کے ساتھ باندھ لیتا۔ یہ گدھا وقت بے وقت گلا پھاڑ کر رنگنا شروع کر دیتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ادھر بنیا آرام کرنے کے لیے لیتا یا اپنے گھر میں بیوی بچوں سے کوئی اہم بات شروع کی، ادھر گدھے نے اپنی بسوری رزل شروع کر دی۔ گدھے کا یہ شور شرابہ بنی کے لیے بہت درد سر تھا۔ سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ جو لو سایہ اپنی جگہ تبدیل کرتا، دھوبی بھی اپنی چارپائی اس کے ساتھ ساتھ گھسیٹتا رہتا۔ بعض اوقات وہ بنیا کے گھر کی دیوار کی بالکل ساتھ جا کر بیٹھ جاتا۔ بنیا اپنے گھر میں بھی کوئی بات اونچی آواز میں کرنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں دیوار کے ساتھ بیٹھا دھوبی سن ہی نہ لے۔ اس کے علاوہ دھوبی گاؤں کے دوسرے لوگوں اور بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیتا اور سب وہاں بیٹھ کر باتیں اور ہنسی مذاق کرتے رہتے۔ بچے بھی شور شرابے کرنے میں کسی سے پیچھے نہ رہتے۔ یہ ساری صورتحال بنی اور اس کے خاندان کے لیے کافی پریشان کن تھی۔ آخر ایک روز تنگ آ کر بنی نے دھوبی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دھوبی سے کہنے لگا،
लगता है तुम मेरे घर पर भी कब्जे का इरादा रखते हो। तुम्हारा गधा और तुम्हारे जानने वाली सबकी वजह से हमारी आराम और काम में खलल पड़ता है। धोबी मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, मैं तो सिर्फ साए के नीचे बैठता हूँ। जो सूरज मगरिब की तरफ जाता है, साया मशरिक को सरक जाता है और आपके घर की दीवार के साथ जा लगता है। मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। बनिया वक्ती तौर पर तो खामोश हो गया, ताम उसका दिल बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाए। मगर फिर एक दिन उसकी जान छूट दी गई। अचानक ही एक दिन धोबी गायब हो गया। वो कई दिन तक गांव में भी किसी को नजर न आया। वो कहीं मौजूद न था। उसकी बीवी को भी इल्म न था कि वो कहाँ गया है। जब काफी दिन तक धोबी नजर न आया तो बनिए को हैरत हुई। अगरचे जाहिरी तौर पर उसने लोगों के सामने अपनी तशवीश का इजहार किया, मगर दिली दिल में खुश भी था कि चलो इस मुसीबत से जान छूटी। मगर जैसे बुरा वक्त आते पता नहीं चलता। इसी तरह एक दिन जब बनिया अपनी दुकान बंद करके दोपहर का खाना खाने घर आ रहा था तो ये देखकर दक से रह गया कि धोबी एक दफा फिर पहले की तरह अपनी चारपाई बिछाए दरख्त के साए के नीचे मौजूद था। उसके आसपास काफी लोग मौजूद थे। जब बनिया करीब पहुंचा तो उसने देखा कि धोबी के पास दर्जन भर बकरियां, भेड़ें, 2 कुत्ते और 2 भैंसें भी थी। गधा तो पहले ही उसके पास मौजूद था। सबकी आवाजें मिलकर अजीब शोर शराबा कर रही थी। बनिया ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है धोबी? धोबी ये सुनकर कहने लगा, ये तमाशा नहीं जनाब, ये मेरे मवेशी हैं। चूंकि इनको रखने के लिए मेरे घर में जगह नहीं, इसलिए अब ये इसी पीपल के साए में रहेंगे। ये बात सुनकर बनिया तो गुस्से में पागल ही हो गया। वो तो पहले ही अकेले धोबी से तंग था और अब वो ये मवेशी भी अपने साथ ले आया था। वो चीख कर कहने लगा, तुम इन्हें मेरी जमीन पर कैसे रख सकते हो? मैंने सिर्फ साया बेचा है, जमीन नहीं। धोबी यह सुनकर कहने लगा, आप सच कह रहे हैं, मैं सिर्फ साया ही इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको कोई एतराज है तो आप अपनी जमीन किसी और जगह ले जा सकते हैं। धोबी की अल्फाज सुनकर सारे लोग हंसने लगे। बनिया सच बता गया। वो अपने आप का बहुत चालाक समझता था, मगर ये धोबी तो उसके काबू ही नहीं आ रहा था। वो झिंझिलाकर बोला, मेरी जमीन यही रहेगी, तुम अपना साया कहीं और ले जाओ। बनिए की बात सुनकर धोबी ने एक और कहकर लगाया और बोला, ठीक है, लेकिन फिर मैं पीपल का दरख्त भी साथ ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि यह साया इसी दरख्त का है। धोबी की बात सुनकर बनिया ज्यादा परेशान हो गया। वो अपने बाप दादा के लगाए हुए दरख्त को काटने की इजाजत कैसे दे सकता था? उसने अपने घर वालों और दोस्त रिश्तेदारों से मशवरा किया और फिर फैसला किया कि धोबी के साथ साए की फरोख्त का मुआहदा तोड़ दिया जाए। अब बनिए के पास धोबी को जुर्माने की रकम वापस अदा करने के सिवा कोई चारा न था। दूसरे ही दिन परेशान बनिया ने धोबी के साथ अपना मुआहदा खत्म किया और जुर्माने के तौर पर सोने की 1000 सिक्के धोबी को अदा करके उससे जान छुड़वा ली। धोबी खुश हो गया। उसे अपनी रकम दोगुनी होकर वापस मिल गई थी। इस रकम से उसने गिरवी रखे हुए जेवरात सुनार से वापस लेकर अपनी बीवी को लौटा दिए। उसकी बीवी भी खुश हो गई। अब धोबी बनिए को नसीहत करते हुए कहने लगा, ये रोशनी, बारिश, धूप, छांव सब खुदा के तोहफे है, इसे अनमोल है। इन पर कब्जा नहीं जमाना चाहिए, बल्कि सबके साथ मिलकर इनसे फायदा उठाना चाहिए। बनिए को भी अब यह बात समझ आ गई थी, इसलिए उस दिन के बाद से उसने कभी किसी को पीपल के साए में बैठने से मना नहीं किया।